everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing very well. आज की इस वीडियो में हम UGC नेट पेपर 1 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वो सारे ही आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो दिसंबर 2023 PYQ नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लेना। आज के इस वीडियो में भी हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके दिसंबर एग्जाम से लिए गए हैं। एंड इन क्लासेस को आप एज अ रिवीजन क्लासेस भी ले सकते हो, बिकॉज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो उसके आसपास का कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से एक संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा। एंड नोट, टर्निटिन, कॉपीस्केप या फिर वाइपर। तो हमेशा याद रखना, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो असेसमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट असेसमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। टर्निटिन होता है प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर, कॉपीस्केप और वाइपर, ये तीनों ही प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर हैं। जिसमें कॉपीस्केप क्या होता है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एंड नोट है वो है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एंड नोट इज अ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे रेफरेंस सबसे लास्ट में लिखा जाता है किसी भी रिसर्च पेपर के या फिर थीसिस के सबसे लास्ट में आप रेफरेंस देते हो, तो उससे कनेक्ट करके भी आप याद रख सकते हो कि एंड नोट किससे रिलेटेड है, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। आइडेंटिफाई द बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर अमंग द फॉलोइंग। अब ये भी देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है। लास्ट में जो पूछा गया वो क्या था कि रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। कहीं ना कहीं सेम ही बात पूछी गई है, लेकिन बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के बीच एक मेजर डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या फिर PhD इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पूछा है बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन से होंगे। तो देखो टर्निटिन, अभी हमने देखा कि टर्निटिन प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है। एंड नोट क्या था, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसी को हम बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इसके बाद है रेफरेंस मैनेजर, ये भी रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, तो बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो मेंडली है वो भी एक मेजर सॉफ्टवेयर है जो कि रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो टर्निटिन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शंस में ए गिवन है। सिर्फ एक ऑप्शन, सेकंड वाले ऑप्शन में ए गिवन नहीं है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा BCD ओनली। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। कुछ रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं रेफवर्क्स, जोटेरो, एंड नोट, मेंडली, साइटेशन सी, एवरनोट एंड रेफएप। इसका आप लोगो भी देख सकते हो। इनसे ज़्यादातर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार मैचिंग से भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ मेजर रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। दिसंबर 2023 एग्जाम में खास तौर से देखा गया कि ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्या होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है डिसएडवांटेज किसके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जहाँ पर आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप कितने भी शब्दों में अपनी बात कह सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कितने शब्दों में कहना है, कितना एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, वो आपके पास मौका होता है पूरा, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में या फिर गांधी जी के बारे में अपने विचार बताइए, तो वहाँ पर आप जितना चाहे मुझे बता सकते हो, जितनी आपको नॉलेज है इतना आप बता सकते हो, जितना आप मुझे बताना चाहते हो
सब कुछ मुझे बता सकते हो। तो वो क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी जहाँ पर ओपनली डिस्कशन होता है वो होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। द क्वेश्चंस डू नॉट सजेस्ट सर्टेन काइंड्स ऑफ आंसर टू रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सजेस्ट नहीं करते सर्टेन काइंड ऑफ आंसर रिस्पोंडेंट के लिए। दे आर टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंटरव्यूअर्स टू एडमिनिस्टर, यानी कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर एडमिनिस्टर करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। दे रिक्वायर ग्रेटर इफर्ट फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि सबसे पहले जो थर्ड वाला ऑप्शन है, दे रिक्वायर ग्रेटर इफर्ट फ्रॉम रिस्पोंडेंट। अगर आप रिस्पोंडेंट हो, मान लीजिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं सर्वे कर रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए कि आप घर में कितने मेंबर हैं। आप लोग आराम से बता दोगे कि हम 4 मेंबर हैं या फिर 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके घर में बड़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, आप इजीली बता दोगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके यहाँ पर जो स्कूल हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने यहाँ के स्कूल के बारे में या फिर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा इफर्ट लगाने पड़ेंगे आंसर करने में। तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा इफर्ट लगाने पड़ते हैं रिस्पोंडेंट को आंसर करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा दे आर टाइम कंज्यूमिंग, ये भी सही बात है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं आप ही में से किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताइए, तो आप में से कोई कुछ और आंसर बताएगा, कोई कुछ और आंसर बताएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटरव्यूअर के लिए। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, द क्वेश्चंस डू नॉट सजेस्ट सर्टेन काइंड ऑफ आंसर टू रिस्पोंडेंट, ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, ना कि डिसएडवांटेज। यहाँ पे क्या पूछा है, डिसएडवांटेज, जबकि ये क्या है, एक एडवांटेज है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो सजेस्ट नहीं करते कि आप सर्टेन काइंड ऑफ आंसर दे दो, मतलब आप एक 1 वर्ड में आंसर कर दो, ऐसा सजेस्ट नहीं करते ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये एक डिसएडवांटेज नहीं, जबकि ये एक एडवांटेज है कि आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी यूनिक आंसर दे सकते हो, कितने भी शब्दों में दे सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक हम डिसएडवांटेज की कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसको हम एक एडवांटेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ये वंशु आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट को या फिर रिस्पोंडेंट को पूरी चांस देते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो फ्री फॉर्म आंसर कर सकें। ठीक है, फ्री फॉर्म आंसर कर सकें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो किसी भी टॉपिक को। एक पार्टिसिपेंट चूज़ कर सकता है कि उसको कितना डिटेल शेयर करनी है और कैसे शेयर करनी है। ठीक है, पार्टिसिपेंट को एनकरेज किया जाता है टू रिस्पॉन्ड रेदर देन अ 1 वर्ड आंसर और शॉर्ट फ्रेज, यानी कि पार्टिसिपेंट को एनकरेज किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में अपने आंसर बताइए। मैं अगर आपसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर कोई बात पूछती हूँ तो आप जितने चाहें वर्ड में मुझे आंसर बता सकते हो कि एनटीए से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड आपके क्या विचार हैं, तो आप मुझे कितने भी आंसर में बता सकते हो। तो वो क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, टेल मी अबाउट योर लास्ट बर्थडे एक्सपीरियंस, आप अपने बर्थडे का एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट, जो आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके यूजेज के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो। तो ये सब क्या होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसके अलावा जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट को वन ऑफ अ लिमिटेड सेट ऑफ पॉसिबल आंसर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है पार्टिसिपेंट के पास आंसर करने के लिए। या तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना होगा, या फिर यस और नो में आंसर करना होगा, या फिर आपको 5 ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा आपको चूज़ करना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो किस में आएंगी, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में आएंगी, जहाँ पर शॉर्ट और लिमिटेड रिस्पॉन्स करने होते हैं। ओके, जैसे आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, तो आप 1 वर्ड में बता सकते हो। आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, वो भी आप 1 वर्ड में बता सकते हो। आप क्या कर रहे हो, एमएड कर रहे हो या एमए एजुकेशन कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ रहते हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। वन वर्ड आंसर भी इसको कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, रेटिंग स्केल भी इसी के अंदर आ जाएगा, एंड ट्रू एंड फॉल्स जो होता है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के अंदर। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला है आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से पूछा गया है, और पूछा क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रिस्पोंडेंट्स आंसर इन देयर ओन पोस्ट, यानी वो अपने वर्ड में आंसर कर सकते हैं। दे कैन बी डन क्विकली बाय द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के द्वारा ये आराम से जल्दी से एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। दे अलाउ डेरिवेशन ऑफ अनयूजुअल आंसर्स, बात हो रही है ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट आंसर कर सकता है अपने खुद के वर्ड्स में, कितने भी वर्ड्स में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर ए नहीं है उसको काट दीजिए। दे कैन बी डन क्विकली बाय द इंटरव्यूअर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर बहुत ही जल्दी से उसको रिस्पॉन्स को क्या कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, जबकि अभी हमने समझा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस को एडमिनिस्टर करना एक इंटरव्यूअर के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैन बी डन क्विकली, ये हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पर कैन नॉट बी डन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि ये क्विकली कर सकता है इंटरव्यूअर, तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर बी है उसको काट दीजिए, आंसर आ गया ए एंड सी ओनली। सी वाला क्यों सही होगा, दे अलाउ डेरिवेशन ऑफ अनयूजुअल आंसर। देखो यूजुअली भी सब, अगर मैं आपसे पूछती हूँ आप कहाँ रहते हो आप बता दोगे, जन्म तिथि आपसे मैं पूछती हूँ बता दोगे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मौका नहीं होता, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपको क्या कहना है क्या नहीं, तो वहाँ पर आप नॉर्मल आंसर करते हो। लेकिन यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अनयूजुअल आंसर कर सकते हो, यूनिक आंसर कर सकते हो, जितना चाहे इतना आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अनयूजुअल आंसर को एनकरेज करता है एक तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, एक एडवांटेज होगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, और इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड सी ओनली। बी वाला हो जाएगा एलिमिनेट। एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो देखो क्या क्या होंगे, ये अनलिमिटेड रिस्पॉन्स, कितने भी रिस्पॉन्स आप कर सकते हो, प्रोवाइड मोर डिटेल, ज़्यादा डिटेल में हमें आंसर मिलता है, डिलीवर न्यू इंसाइट, आपकी इंसाइट के बारे में पता चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, ऑफर डीपर क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ पर भी क्लोज्ड एंडेड की बात आएगी हमेशा याद रखना वहाँ पर होगा क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, और जहाँ पर भी ओपन एंडेड की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा, क्वालिटेटिव डाटा, क्योंकि जहाँ पर भी एक्सप्लोर करने की बात आएगी, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सारे कीवर्ड्स हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे। जहाँ भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात आएगी वो क्या होगा, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा। गिव यू सेंटिमेंट एंड ओपिनियन, और उसके अलावा फॉलो दी होल कस्टमर जर्नी, ये सारे क्या हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, लोअर रिस्पॉन्स रेट रहता है क्योंकि ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स नहीं करना पसंद करते ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर करना। यहाँ पर सर्वे रिसर्च की बात हो रही है, ध्यान रखना। अ लॉट ऑफ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे अगर आप किसी से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो, लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देंगे, एग्जैक्ट नहीं देंगे। हार्ड टू एनालाइज, इसको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस के। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। सर्वे रिसर्च से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। देखो टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चंस क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं अलग अलग तरीके से, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पूछा गया है एडवांटेजेस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के, वहाँ पर क्या पूछा था, एडवांटेजेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस के, यहाँ पर पूछे हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के एडवांटेजेस। तो सबसे पहला है दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी डिराइव्ड। देखो वही ऑप्शन है जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन ये किसका होगा, अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज की बात हो रही है, और अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज हम किस में देखते हैं, ओपन एंडेड में, ना कि क्लोज्ड एंडेड में। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है क्लोज्ड एंडेड की, तो फर्स्ट वाला कट हो जाएगा, जहाँ पर भी ए लिख रहा है इसको काट दीजिए, आंसर आ गया बी एंड सी ओनली। बी क्या है, इट इज़ ईजी टू प्रोसेस देयर आंसर। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, आराम से एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं, आराम से आंसर दिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड में आंसर करना होता है। दे रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ आंसर।
यहाँ पर वेरिएशन, आंसर में वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे आपको अगर मैं कोई क्वेश्चन हेयर देती हूँ, वहाँ पर आपको यस या नो में आंसर करना होता है, तो जितने भी लोग आंसर करेंगे वो या तो यस को चूज़ करेंगे या फिर नो को चूज़ करेंगे। अपने पास से वो कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, कुछ इर्रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे सकते, सिर्फ इन 2 ऑप्शन में से ही उनको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है, यानी कि विभिन्नता, वरीयता नहीं होगी आंसर्स में, सबके आंसर सेम ही होंगे। आधे लोगों का यस होगा, आधे लोगों का नो होगा, वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकट अधिसंप्रेषण के उदाहरण हैं। मेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो मेटा कम्युनिकेशन को अगर हम वन वर्ड में बताएं तो होगा कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। इसकी रिसेंटली मैं एक क्लास ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, ये वर्बल होता है या नॉन वर्बल होता है, किस टाइप से मेटा कम्युनिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। जैसे आप आपस में बातचीत कर रहे हो, आपकी बात किसी को बुरी लग गई, तो आप क्या कहते हो बाद में कि यार मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो आपने जो ये वर्ड बोले वो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए बोले कि आपने जो बात कही वो एज अ जोक कही, आपने सिर्फ मजाक की, आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएंगे, मेटा कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। आपने जो कम्युनिकेशन किया उसको डिफाइन करने के लिए जब आप कम्युनिकेट करते हो वो होता है मेटा कम्युनिकेशन। इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आप आई कांटेक्ट के थ्रू, आप जो गेस्चर्स होते हैं आपके, उसके थ्रू भी आप मेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, आप कह कुछ रहे हो और उसका मतलब कुछ और है, सामने से आप कुछ और कह रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है। इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, कम्युनिकेशन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप अभिव्यक्त करते हो सामने से अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपने ओपिनियंस को, ठीक है, तो वो होता है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो साइलेंट रिमोर्स है तो इसको तो आप वैसे ही कट कर दोगे क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लिसिट की बात हो रही है जहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी चीज़ों को। तो साइलेंट रिमोर्स है तो ये कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मौन की बात नहीं हो रही है। उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना। तो आई कॉन्टैक्ट हमारा किससे, ऑक्यूलेसिक्स से रिलेटेड होता है, जो नॉन वर्बल का एक पार्ट है, उसको अगर हम अवॉइड कर रहे हैं तो वो मेटा कम्युनिकेशन एक्सप्लिसिट नहीं कहलाएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद आता है अपॉलॉजीज, यानी किसी से क्षमा मांगना, एक्सक्यूजेज बहाने बनाना या फिर एक्सप्लेनेशन देना, ये सब क्या होगा, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। जब आप अपॉलॉजीज करते हो मतलब सामने से आप माफ़ी मांगते हो कि आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब मुझे माफ़ कीजिए मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तो ये क्या होगा, अपॉलॉजीज, कि आपने अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में क्षमा याचना की। उसके बाद एक्सक्यूजेज, अगर आप बहाने ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी वाइफ है वो कहीं घूमने जाना चाहती हैं तो आप उनसे डायरेक्ट मना नहीं करते हो। आपने देखा भी होगा मूवीज़ में कि अगर कोई वाइफ कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहती है, वो अपने हस्बैंड से कहती है, तो हस्बैंड क्या कहता है कि आज मुझे ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है। सामने से उसने नहीं कहा कि आज मैं बाहर घूमने नहीं ले जा सकता तुम्हें, वो क्या कहता है कि आज मुझे ऑफिस का बहुत काम है। तो ये क्या हुआ, मेटा कम्युनिकेशन, कि कहा तो कुछ और लेकिन उसका मतलब था कुछ और, बताना चाहता था वो कुछ और, तो वो क्या होगा, एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना, ये भी क्या होगा, मेटा कम्युनिकेशन। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन अगर आप सामने से किसी को दे रहे हो तो वो भी किसका पार्ट होगा, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन का। इसीलिए यहाँ पर ए और बी ऑप्शन कट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट यूजुअली। यहाँ पर बात हो रही है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं अलग से क्लास ले चुकी हूँ आप लोगों की, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्वालिटेटिव की और क्वांटिटेटिव की। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्वालिटेटिव में क्या क्या आएगा, क्या क्या कीवर्ड्स आएंगे, क्वांटिटेटिव में क्या क्या आएगा, वो सब मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर लिख रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च, अब इसमें क्या सही होगा, एंटेल्स आर डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। डिडक्टिव अप्रोच फॉलो होती है क्वांटिटेटिव में। दूसरा है इम्फेसाइज ऑन इंडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, यानी क्वांटिटेटिव में हम इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं रिलेशनशिप बताने के लिए थ्योरी एंड रिसर्च के बीच।
या फिर रिजेक्ट्स द प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मॉडल एंड ऑफ पॉजिटिविज्म इन पर्टिकुलर, यानी प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल और विशेष रूप से प्रत्यक्षवाद की पद्धतियों व मानकों को अस्वीकार किया जाता है, ये सही होगा। या फिर एम्बॉडीज आ व्यू ऑफ सोशल रियलिटी एज अ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग इमरजेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएशन, ठीक है, ये सही होगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के मैंने आपको बहुत सारे कीवर्ड बताए थे, जहाँ पर भी स्ट्रक्चर की बात आएगी, ठीक है, जहाँ पर भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की बात आएगी, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिविटी की बात आएगी, वो सब किससे रिलेटेड होगा, क्वांटिटेटिव से। जहाँ पर भी डिडक्टिव अप्रोच की बात होगी, वो किससे रिलेटेड होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। तो अगर आपको कीवर्ड भी याद हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे। डिडक्टिव अप्रोच जो है यहाँ पर आपका कीवर्ड है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में फॉलो की जाती है डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच फॉलो की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो इसी से एलिमिनेट हो जाएंगे कि हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च बात करता है डिडक्टिव अप्रोच की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक उपागम। तो इसी से आपका आंसर आ जाना था। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एंटेल्स अ डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए समझना, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड। तो हमेशा याद रखना कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ाता है किसी भी फिनोमिना के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, ह्यूमन के बारे में, या जिस पर भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करता है, क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो फाइंड आउट करते हैं स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू, जिसमें हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी वो होगा क्वालिटेटिव, और जहाँ पर भी डेटा की बात आएगी, न्यूमेरिकल डेटा की बात आएगी, वो होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट फॉलोज इंडक्टिव अप्रोच हमेशा फॉलो की जाएगी क्वालिटेटिव में, और डिडक्टिव अप्रोच हमेशा फॉलो की जाएगी क्वांटिटेटिव में, ठीक है। और सब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो होगी क्वालिटेटिव में, ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो होगी क्वांटिटेटिव में। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। वाई का आंसर आप जहाँ भी करोगे, क्यों, मतलब क्यों वाले आंसर अगर आप ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हो तो वो होगा क्वालिटेटिव रिसर्च। और अगर आप व्हाट एंड व्हेन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जैसे सेंसस की रिपोर्ट आती है या जनसंख्या या पॉपुलेशन पर जो डेटा आता है वो किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, क्या और कब के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। इसके अलावा ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्वालिटेटिव रिसर्च, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रिसर्च। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस में आएगा, क्वालिटेटिव में, जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एंगेज करना एंड डिस्कवर करना नए आइडियाज़ को अलग अलग तरीके के, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना वेरिएबल्स के बीच। जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो वेरिएबल्स के बीच। अनस्ट्रक्चर्ड की बात आएगी क्वालिटेटिव में, और स्ट्रक्चर्ड व्यू की अगर बात आएगी या फिर प्री प्लान की अगर बात आएगी तो वो होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं या फाइंड किए जाते हैं। यहाँ पर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सुपरफिशियल लेवल पर स्टडी करते हैं, ऊपर से, कि यहाँ पर कितने मेल हैं या फिर कितने फीमेल हैं, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, यानी कि सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ये होता है एक्सप्लोरेटरी टाइप, यहाँ पर आप एक्सप्लोर करते हो, और ये होता है कंक्लूसिव। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो इन सबको आप ध्यान रखना। ये रिवीजन क्लास हम कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। आगे देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसाइज ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो ये क्वेश्चन है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च की जहाँ पर भी बात आएगी वो किससे रिलेटेड होगा, अंडरस्टैंडिंग से। हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस होती है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है अनस्ट्रक्चर्ड, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव कैसी होगी, स्ट्रक्चर्ड, और क्वालिटेटिव क्या होगी, हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसीलिए
यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 है वो हो जाएगा रॉन्ग और ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो हो जाएगा सही, और इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखो मैंने अभी आपको बताया था कीवर्ड्स, इस तरीके से कीवर्ड्स की हेल्प से आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको इजीली हैंडल कर सकते हो। क्वांटिटेटिव की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर्ड होगा ना कि अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रीविएशन FN इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 7 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उससे लिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो FN जो है एकेडमिक राइटिंग में जो एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं FN, उसका मतलब क्या होता है? उसको हम फॉरनून कहेंगे, फुट नोट कहेंगे, फॉरवर्ड पेज नंबर कहेंगे या फिर फॉलोइंग पेज नंबर कहेंगे। तो हमेशा याद रखना FN का मतलब होता है फुट नोट, जो कि हम किसी भी चैप्टर के लास्ट में लिखते हैं उसको हम कहते हैं फुट नोट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज से पूछा गया है। नंबर सीरीज से जब भी क्वेश्चन आता है आपका तो आप ये ज़रूर देख लेना कि जो ये संख्या इंक्रीज़ हो रही है, जो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये ज़्यादा के गैप में इंक्रीज़ हो रहे हैं या कम के गैप में इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें या तो होता है प्लस या होता है माइनस या होता है मल्टीप्लिकेशन या होता है डिवाइड, और अगर ये नहीं होता है तो इसके बाद आता है स्क्वायर या फिर क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो 1 के बाद क्या आ रहा है 3, 1 का डबल क्या होता है 2, 2 में 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 3 के बाद लिख रहा है 7, तो देखो 3 का अगर आप डबल करोगे तो हो जाएगा 6 और 6 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 7। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो संख्या लिखी हुई है आगे वाली संख्या उसकी डबल होकर उससे एक ज़्यादा है। जैसे 7 का डबल क्या होगा 14, और 14 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 15। 15 का डबल होगा 30, 30 में 1 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 31। अब 31 के बाद क्या आएगा, डबल कर दीजिए, देखो 31 प्लस 31 कितना हो जाएगा 1 और 1 2 एंड 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अब इसमें क्या करना है, हमें 1 प्लस करना है। देखो कुछ लोग इसका आंसर ये कर सकते थे 62, लेकिन 62 नहीं होगा क्योंकि डबल करने के बाद एक संख्या इंक्रीज करनी है, तो हम एक संख्या इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 63। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अ वेरिएबल दैट हैज़ अ कॉजल इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। एक ऐसा वेरिएबल या चर जो दूसरे वेरिएबल या चर पर इफेक्ट डालता है, किसी दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव डालने वाले चर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऐसा वेरिएबल जो इम्पैक्ट डालता है दूसरे वेरिएबल पर, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट डालता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है आपकी हेल्थ पर, तो हेल्थ क्या होगा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सरसाइज की आपने, एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ अच्छी हुई तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है हेल्थ पर, तो हेल्थ क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो होता है डिपेंडेंट, जिसका इफेक्ट पड़ता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर इम्पैक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज। ये लेटर सीरीज से पूछा गया था क्वेश्चन। लेटर सीरीज से और नंबर सीरीज से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आता है तो समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और आपको ये 2 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, अगर आप नंबर सीरीज समझ लेते हो तो। लेटर सीरीज समझ लेते हो तो 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। कुछ टॉपिक्स पेपर 1 में ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाएंगे और हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी है। देखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लॉजिकल इक्विवेलेंट से पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना ये कंपलसरी हैं, आपको इनसे क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे। लेटर सीरीज में देखो क्या है, यहाँ पर जब भी लेटर सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे आपको देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर ये कैसे है, ग्रुप में है, ए ग्रुप में, बी डी ग्रुप में, सी आई ग्रुप में, डी पी ग्रुप में। तो आपको क्या देखना है कि जो पहले वाला ग्रुप है उसका दूसरे वाले ग्रुप के फर्स्ट वाले से ही क्या कनेक्शन है। ए है, ए के बाद क्या आ रहा है बी, बी के बाद जो तीसरा वाला ग्रुप है उसका फर्स्ट वाला देखिए सी, उसके बाद फोर्थ वाला जो है उसका जो फर्स्ट वाला है डी।
ए बी सी डी का जो पैटर्न है यहाँ फॉलो हो रहा है, तो डी के बाद क्या आ जाएगा ई। तो फर्स्ट वाला लेटर तो हमें पता चल गया होगा ई। अब यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस में ई गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। तो सेकंड वाला देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जो देखो दूसरा वाला ए है, उसका दूसरे ग्रुप के सेकंड वाले लेटर के साथ क्या कनेक्शन है। ए के बाद आ रहा है डी, कितने का गैप है, 2 का। बी और सी का गैप हो गया। अब डी के बाद आ रहा है आई, कितने का गैप हुआ, 4 का। ई एफ जी एच, 4 का गैप हुआ तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। आई के बाद आ रहा है पी, आई के बाद पी आ रहा है, कितने का गैप हुआ, 6 का। जे के एल एम एन ओ पी, तो ये कितने का गैप हुआ, 6 का। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 4 6 8 10, जैसे 2 का पहाड़ा होता है ना, वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब 6 के बाद क्या आएगा, 8। तो P के बाद 8 के बाद कितना आएगा, 8 के गैप के साथ P के बाद कितना आएगा, देखो P के बाद Q R S T U V W X, 8 हो गए, 8 लेटर्स हो गए। और X के बाद क्या आता है, Y। तो 8 गैप्स के बाद क्या आ जाएगा, Y। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 EY हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको देखना है कि पैटर्न फॉलो कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 EY। अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। पियाजे की थ्योरी से भी हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ज़्यादातर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं और ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर देखो पियाजे की थ्योरी की स्टेजेस पूछी गई हैं कि किस तरीके से आप अरेंज करोगे। सबसे पहला है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, उसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज और उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसका जो निमोनिक है वो है एस सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। SPCF से इसको आप याद रख सकते हो। सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद होता है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सी कहाँ पर है, सबसे पहले देखो ये है CBAD, एक ही ऑप्शन से आंसर मिल गया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CBAD। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जो दी गई थी पियाजे के द्वारा, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की। सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। जो सेंसरी मोटर है उसका जो टाइम पीरियड है वो भी आपको ध्यान रखना है, 0 से लेके 2 तक, यानी 0 से लेके 2 साल का जो बच्चा होता है वो आता है सेंसरी मोटर की स्टेज में। उसके बाद 2 to 7 ईयर्स में होगा प्री ऑपरेशनल, 7 to 12 होगा कंक्रीट ऑपरेशनल एंड 12 से ज़्यादा का जो बच्चा होगा वो आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और इन सारी ही स्टेजेस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होती है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आता है सेंसरी मोटर में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो 2 साल तक का बच्चा होता है, आप उसके सामने अगर कोई चीज़ रखी है, उसकी नज़रों के सामने है, आप उसको अगर हटा लेते हो तो वो ये नहीं सोचता कि ये चीज़ अब दुनिया से गायब हो गई है। उसको पता होता है कि ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है, यानी ये अभी भी प्रेजेंट है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ये, जो कि 0 से लेकर 2 साल की उम्र में होता है। दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर देता है और यहाँ पर ईगो सेंट्रिक थिंकिंग उसमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कैसे? ईगो सेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि जैसा वो खुद सोचता है ना, उसको लगता है बाकी लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर उसे खुद खिलौनों से खेलने में मज़ा आता है ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि बाकी के लोगों को भी खिलौनों से ही खेलने में मज़ा आएगा। इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि जो चीज़ मुझे खुशी दे रही है वो दूसरों को भी देगी। वो होता है ईगो सेंट्रिक स्पीच, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। तो यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद जो कंक्रीट ऑपरेशनल है, वहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। वो लॉजिकली चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख जाता है, मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट सीख जाता है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर हाइपोथेसाइज करना शुरू कर देता है वो चीज़ों को। Which of the following prepositions are so related that they cannot both be false although they may both be true as per square of opposition? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन जब भी आएगा, हमें पता है हमें क्या करना है, A, E, I एंड O। A, E, I, O जैसे आपके वॉवेल्स होते हैं उस तरीके से हमें लिख लेना है A, E, I, O। A का मतलब होता है ऑल, E का मतलब होता है नो, I का मतलब होता है सम और O का मतलब होता है सम नॉट। यहाँ पर कहा गया है वो कौन कौन सी प्रीपोजिशन है जो इस तरीके से रिलेटेड हैं कि जो दोनों आपस में फॉल्स नहीं हो सकती, ऑल्दो दे में बोथ भी ट्रू, वो साथ में ट्रू हो सकती हैं। तो देखो ये जो होता है
ये जो रिलेशन होता है ना, ये हम सब जानते हैं, ये होता है कॉन्ट्रेरी का रिलेशन। यहाँ पर ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। ऑल और नो का कनेक्शन आपस में ट्रू नहीं हो सकता, आपस में फॉल्स हो सकता है, ठीक है, ट्रू नहीं हो सकता। जैसे अगर आप कहते हो कि सारे ही आम मीठे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही आम खट्टे हैं, नहीं कह सकते ना। अगर किसी ठेले पर सारे ही आम मीठे हैं तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि सारे ही आम खट्टे हैं, क्योंकि सारे ही आम मीठे हैं। या तो आप सारे आम को मीठा कहोगे या सारे आम को खट्टा कहोगे, तो ये दोनों चीज़ें साथ में ट्रू नहीं हो सकती। लेकिन जो सब कॉन्ट्रेरी होता है, सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, आई और ओ का कनेक्शन, यानी सम और सम नॉट का कनेक्शन। ये क्या है, ये साथ में जो है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। ये साथ में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन साथ में ट्रू हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे नहीं हैं, सम और सम नॉट का कनेक्शन होता है। मैं आपसे कहती हूँ कुछ आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे नहीं हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में ट्रू तो हो सकती हैं एक साथ, लेकिन कभी भी साथ में फॉल्स नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आई और ओ का क्या मतलब होगा, सम और सम नॉट। सम वाला कौन सा केस है, सम एप्स आर मंकीज, और सम नॉट वाला कौन सा केस है, सम एप्स आर नॉट मंकीज। ये क्या लिख रहा है, सम नॉट, और ये क्या लिख रहा है, सम। आई मतलब सम, ओ मतलब सम नॉट, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट हैं, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। सम एप्स आर नॉट नॉन मंकीज, सम मंकीज आर नॉट नॉन एप्स, सम मंकीज आर एप्स एंड सम एप्स आर मंकीज। लॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप सभी लोगों का आंसर करने की कोशिश करूँगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करना, और एक बार आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। आपको वहाँ पर पेपर 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारी ही यूनिट्स के, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।